इब्तिदा रब करीम के बबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इजी 12 टेंसेस का एक नया लेक्चर लेके मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा लेक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, उर्दू में पहचान पढ़ेंगे, उसके बाद उर्दू से इंग्लिश बनाने का तरीका सीखेंगे। तो अब अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तारीफ़ की तरफ कि इसकी तारीफ़ क्या है। तो तारीफ़ ये है कि किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में जारी पाया जाए, फ़ेल मुस्तक़बिल जारी, या इंग्लिश में इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसके अलावा आपको पता है कि इसको आप कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो इस लिहाज से आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कह लें या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कह लें। इसके बाद मैंने कुछ मिसालें यहाँ पे लिखी हैं आपकी आसानी के लिए कि हम खाना खा रहे होंगे। हमारा खाना खाना जो है वो आने वाले वक्त में जारी ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पर कि हम खाना खा रहे होंगे। इसी तरह वो पौधों को पानी दे रहा होगा, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, ज़माना मुस्तक़बिल की बात हो रही है। और ज़माना मुस्तक़बिल में वो पानी दे रहा होगा, यानी आने वाले वक्त में ये काम जारी पाया जाएगा। इसके बाद उर्दू में पहचान लिखी, इस पर आपने तवज्जो करनी है कि उर्दू में इसकी पहचान आपने कैसे करनी है। बिल्कुल सिंपली है, याद रखिएगा कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में हमेशा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसके बाद है इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखिए इमदादी फ़ेल इसमें क्या है, याद रखिएगा दो तरह के इमदादी फ़ेल यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, शैल बी और विल बी। जैसा कि जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर सिर्फ विल और शैल इस्तेमाल करते थे, वही विल और शैल है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ साथ बी आपने लगा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब पिछला ही है, सिर्फ बी का इजाफा कर दिया तो विल बी या शैल बी बन जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी ऐसा ही होगा कि आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल होगा और इसके अलावा बाकी तमाम के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। तो डियर व्यूअर्स, अब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला सीखेंगे कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फ़िक़रात को अगर इंग्लिश में तब्दील करना है तो हम किस फार्मूला को अप्लाई करके उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। तो अब आपने तवज्जो करनी है, फार्मूला बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ पर एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, विल बी या फिर शैल बी। इन दोनों में से आपने एक हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है जी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा देना है। और ये बात भी मैं आपको बारहा समझा चुका हूँ, जब भी आपके सामने कंटिन्यूस का कोई भी टेंस आ जाता है तो आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें या फिर इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ये वाली फॉर्म कह लें। कोई भी कंटिन्यूस आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है। चूंकि आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो हमने आज भी वही तरीका इख्तियार किया जो हम पास्ट कंटिन्यूस के साथ कर चुके हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के आपने फुल स्टॉप लगा देना है। इस फार्मूला को मजीद समझने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं जिस पे आपने तवज्जो करनी है। सिंपल सी मिसाल देता हूं, सादा सी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं चाय पी रहा हूँगा। ठीक है जी, मैं चाय पी रहा हूँगा। तो अब हमने इसकी इंग्लिश बनानी है, कोई मुश्किल नहीं है। आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा। आई विल बी टेकिंग टी। अब इस तरह का कोई भी फिक्रा आपके सामने आ जाता है तो आपने इस फार्मूला को यूज करके आपने फिक्रा बना लेना। लेकिन याद रखिएगा शर्त ये है कि उस फिक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा वगैरह, रहे होंगे वगैरह आना चाहिए। बस ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब हमने सादा फिक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने का फार्मूला सीख लिया, यानी सिंपल सेंटेंसेस को आप किस तरह
इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं वो हमने फार्मूला यहाँ पर बनाना सीख लिया है और हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ ली है। अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, उसके लिए हमने फार्मूला जनरेट करना है। तो आपने तवज्जो करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपली सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है जी, विल या शेल लगाना है। यहां पर सिर्फ एक बात याद रखने वाली जिसपे आपने तवज्जो करनी है, इसके बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर बी लगाना है, बी के बाद फिर उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा देना है। अब वो चीज़ कौन सी समझने वाली जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि जब आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात को नेगेटिव बनाना है, यानी नफ़ी फिक्रात की इंग्लिश करनी है, तो फिर आपने ये फार्मूला आपने जनरेट कर लेना है। लेकिन इस फार्मूला को जनरेट करने के लिए आपने जो पॉइंट ज़हन में रखना है वो ये है कि देखिए यहाँ पर विल भी और शेल भी इकट्ठा है, लेकिन जब आपने यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो नॉट को विल और शेल के बाद और बी नॉट के बाद लगाना है। या इसको आसान कर लें कि विल शेल और बी के दरमियान में नॉट लगाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं जी, विल शेल विल बी शेल बी नॉट, यानी जिस तरह ये बना हुआ है इसके आगे वो नॉट लगा देते हैं। लेकिन आपने ऐसी गलती कतई नहीं करनी। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपका जो फिक्रा है, जो आप सेंटेंस बना रहे होंगे, वो बिल्कुल रूल्स के मुनाफी होगा और ग्रामेटिकली गलत तस्वर किया जाएगा। इसलिए आपने याद रखना है, मैं बारहा आपको बता रहा हूं कि आपने जब नेगेटिव का फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल या शेल लगाना है, विल शेल के फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, नॉट के बाद फिर बी लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और आखिर में आपने फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेना। अब हम उर्दू का एक फिक्रा लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस दो एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं जी, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। तो इस इंग्लिश में क्या करूंगा, बिल्कुल सिंपली है, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। अब देखिए जी, बिल्कुल सिंपली, कोई इसमें मुश्किल नहीं बनी। जब मैंने फार्मूला इसका बना लिया, फिक्रा अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है, उसकी पहचान बिल्कुल उसके मुताबिक है, तो फिर मुझे इंग्लिश बनाने में किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं बनी। मैंने सिंपली इसको इंग्लिश में मुंतकिल कर लिया है। तो डियर व्यूअर्स, सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला भी हमने सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला भी हमने सीख लिया। अब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला सीखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम फिक्रा को सवालिया कैसे बना सकते हैं, उसकी इंग्लिश कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए अब हमने फार्मूला सीखना है। अब आपने तवज्जो करनी है, उसका फार्मूला कैसे बनेगा। जैसा कि मैं आपको हर टेंस में ये बात बता चुका हूं कि आपने क्या करना है, जब भी आपने सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विल और शेल, विल या शेल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लगाना होता है जी, विल शेल के फौरन बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लग गया। सब्जेक्ट के बाद आपने फिर क्या करना जी, बी लगाना है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, यहाँ से अक्सर आके कंफ्यूजन पैदा होती है। वो विल और शेल को मैं फिक्रे के बिल्कुल शुरू में ले आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फिर बी लगाना है। अक्सर ये गलती स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि वो ये समझते कि विल बी और शेल बी जो है ये मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने क्या करना है जी, इसको फिक्रे के शुरू में ले जाना है। वो विल बी और शेल बी को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के आगे को मुकम्मल करते हैं। तो फिर फिक्रा, जब जाहिर बात है जिस तरह का फार्मूला बनाएंगे उसी तरह का फिक्रा बनेगा। और अगर आपने ये काम किया है कि बी को विल और शेल के साथ शुरू से लगा दिया है तो आपका फिक्रा बिल्कुल गलत बनेगा। ये गलती आपने कतन भी नहीं करनी। इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जब भी आपने इंटरोगेटिव का बनाना है तो सबसे पहले आपने विल और शेल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फिर बी लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगा के आपने
क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब आपने देखना है कि इसमें वो सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखने के होंगे, होंगे इस बात को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, बल्कि ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि क्या वो स्कूल जा रहे होंगे। इसलिए मुझे वो के लिए जो इंग्लिश का वर्ड यूज करना है वो वर्ड यूज करना है दे। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो इट्स मीन के फिर दे के साथ विल ही लगेगा ना, विल दे बी गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी का इजाफा कर लेंगे तो गोइंग बन जाएगा, गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीका को इख्तियार करके मैंने फिक्रा इंग्लिश में मुंतकिल कर ली है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। तो अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसके अंदर नेगेटिव भी हो और जिसके अंदर इंटेरोगेटिव भी, एक ही फिक्रा के अंदर दोनों अनासर पाए जाएंगे। तो फिर हम उसका फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे वो आपने तवज्जो करनी है। तो मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव का अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ फार्मूला। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फार्मूला आपने तवज्जो से देखना है कि क्या बनेगा। इसी तरह जिस तरह ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तकरीबन समझे सेम ऊपर वाला ही है। आपने क्या करना है, विल लगा लेना है या शैल लगा लेना है। इसके बाद जिस तरह ऊपर आपने सब्जेक्ट लगाया है ना, उसी तरह आपने सब्जेक्ट लगा लेना है, लेकिन सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने यहाँ पर नाट लगा लेना है, नाट के बाद बी लगा लेना है। बी आपको इंटेरोगेटिव का पढ़ाया है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव का है। आप देखें बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के फौरन बाद बी लग गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि नेगेटिव का भी आंसर इसमें पाया जाता है तो आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने यहाँ पर नाट लगा ली है। और जैसे ही आपने नाट लगाया तो ये फार्मूला आपका किसका बन गया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। तो अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव का कोई भी फिक्रा आपके सामने उर्दू में आ जाता है, आप इस फार्मूला को अप्लाई करके उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। अब हम कोई उर्दू का फिक्रा लिख के उसकी इंग्लिश बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं मसलन फिक्रा लिखता हूं जी, क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा। अब देखिए दोनों चीजें इसमें पाई जाती है, क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा। तो अब ये जो फिक्रा मैंने उर्दू में लिखा है ये फिक्रा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। अब मैं इस फार्मूला की मदद से इसकी इंग्लिश कर सकता हूं। कैसे करता हूं, अब आपने गौर करनी। सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर फाइल क्या है, वो है भी सिंगुलर है, यानी एक बंदे की बात हो रही है, होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर ही इसका सब्जेक्ट बनेगा और ही के साथ लगेगा विल। तो फिर मैं क्या करूंगा, विल ही नॉट बी ईटिंग मील। ठीक है, अगर ये होता कि क्या हम खाना नहीं खा रहे होंगे तो फिर आपने यहां पर क्या इंग्लिश उसकी करनी थी, शैल वी नॉट बी ईटिंग मील। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, यानी उर्दू में पहचान का भी आपको पता चल गया कि इसके उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या क्या आता है। इसके अलावा मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी इसके बताए हैं, दो विल बी और शैल भी आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, और फिर मैंने फार्मूलाज भी आपको दे दिए हैं। आपने फार्मूलाज को समझने के बाद खुद सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप अगर इन फार्मूलाज को बनाना सीख गए हैं सही तरीका से तो फिर किसी किस्म का आपको मसला नहीं बनेगा। इसके अलावा मेरे जितने पिछले लेक्चर्स हैं अगर वो भी साथ साथ आप तसलसल के साथ उनको सुनते जाते हैं, उनको देखते जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो टेंसेस के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं कुछ इसके इजाफी पॉइंट्स मैं आपको देने लगा हूँ आखिर पे, वो आपने ज़रा तवज्जो से समझने हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब हमने इस चीज़ को देखना है कि ये जो टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या इसको आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, ये टेंस आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसके यूजेस हमने पढ़ने हैं, इस पर आपने तवज्जो करनी है। पहला पॉइंट मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि ऐसे काम के लिए जो आइंदा ज़माना में कुछ देर के लिए जारी रहेगा, यानी आने वाले वक्त में कोई भी काम कुछ देर के लिए जारी रहेगा। अगर वो काम कुछ देर के लिए जारी रहेगा, वक्त आने वाला होगा, वक्त जो है वो मुस्तकबिल होगा, तो आप फिर क्या करेंगे, इस टेंस के रूल्स को अप्लाई करके उसकी इंग्लिश बनाएंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने मिसालें भी लिखी हैं। मैंने लिखे जी, मैं 3 बजे तक काम कर रहा हूँगा। अब रहा हूँगा इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये बात मुस्तकबिल के बारे में की जा रही है, ये बात फ्यूचर के बारे में की जा रही है। अब
3 बजे तक। अब देखें ना, इसका मतलब है ये कि 3 बजे तक का मतलब ये कि कुछ देर के लिए वो काम 1 से लेकर 3 बजे तक रहना पाया होगा, या वो काम 12 से 3 बजे तक भी उसने जारी रहना होगा। यानी आपको ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी कोई काम कुछ देर तक के लिए जारी रहेगा, ज़माना मुस्तकबिल का होगा, तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर उसको डील करना है। ये बात आपने माइंड में आपने रखनी है। अब क्या है जी, मैं 3 बजे तक काम कर रहा हूँगा, वो दोपहर तक कहानी पढ़ रहे होंगे। अब देखिए दोपहर तक जो है, ये इसका मतलब कि दोपहर तक वो काम जारी रहेगा। तो फिर भी आपने अब यहां पर भी ये एक मखसूस टाइम बताया जा रहा है कि यहां तक, यानी कुछ देर, यहां पर वक्त बताया जा रहा है कि इतनी देर तक ये काम जारी रहेगा। जिस तरह इसमें बताया जा रहा है कि वो दोपहर तक कहानी पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब ये हो कि दोपहर तक कुछ वक्त में लिया जा रहा है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज आएंगे उन तमाम की इंग्लिश बनाने के लिए आपने क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को अप्लाई करना है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे इंग्लिश भी बना दी है। पहले नंबर पे आप इस फिक्रा के ऊपर गौर करते हैं। मैंने लिखा जी मैं 3 बजे तक काम कर रहा हूँगा, तो आपने इसकी इंग्लिश कैसे करनी है, आई शैल बी वर्किंग। ये बिल्कुल फार्मूला के मुताबिक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूलाज बताए हैं, आई शैल बी वर्किंग। अब फर्क यहाँ पे थोड़ा सा जाके लग रहा है, ये नई चीज मैंने आपके लिए लिखी है क्योंकि ये देर के लिए काम का जारी रहना पाया गया है इसके अंदर, वो उसके लिए आपने इंग्लिश करनी है टिल 3 o'clock। ये जो हम लिखें तक, इसकी इंग्लिश टिल है। तो फिर हम इस फिक्रा को मुकम्मल पढ़ेंगे, आई शैल बी वर्किंग टिल 3 o'clock। अब दूसरा के ऊपर आप गौर करते हैं कि वो दोपहर तक कहानी पढ़ रहे होंगे। अब आपने इसकी भी इंग्लिश करनी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, दे विल बी रीडिंग अ स्टोरी टिल नून, ठीक है। जिस तरह उसका टिल 3 o'clock था, इसका टिल नून है। ये कुछ वक्त है जिस वक्त में वो काम जारी रहना पाया गया। इस वजह से हमने क्या किया, इसको डील किया किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट देने जा रहा हूं, उस पॉइंट के ऊपर आपने गौर करनी है। हाँ जी, तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हमने यूजेस का लास्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब इसका दूसरा पॉइंट आपने समझने जरा इस पर गौर करनी है कि वक्त का जिक्र हो तो ऐसे काम के लिए, यानी पहले नंबर पे आपने ये कि किसी वक्त का जिक्र हो, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि वक्त का जिक्र हो तो ऐसे काम के लिए जो उस वक्त से पहले शुरू हुआ हो और बाद तक जारी रहेगा। यानी उस वक्त से पहले शुरू हुआ हो और बाद तक जारी रहेगा। उसकी एग्जांपल मैंने दी है कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा। अब देखिए, जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, समझ लें कि एक वक्त का तयन किया जाएगा कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा। तो फिर क्या कहता है कि तो बारिश हो रही होगी। अब देखिए, पहले शुरू हुआ और बाद में, अब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो बारिश हो रही होगी। इसका मतलब क्या है कि बारिश हो रही होगी और उसके बाद भी फिर जारी रहेगी। ये आने वाले वक्त की बात हो रही है कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, पहला तो वक्त ये हो गया, पहली बात उस समय ये बता रहा है कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो बारिश हो रही होगी। तो ये फिक्रा बिल्कुल इसके मुताबिक आता है कि उस वक्त से पहले शुरू हुआ हो और बाद तक जारी रहेगा। तो अब इसके बाद मैंने एक और फिक्रा यहां पे लिखा है कि जब तुम यहां पहुंचोगे तो मैं खाना खा रहा हूंगा। जब तुम यहां पहुंचोगे तो मैं खाना खा रहा हूंगा। अब इनकी इंग्लिश आपने कैसे बनानी है, इस तरह के जितने भी फिक्रात आपके सामने आएंगे आपने इस तरीका को अडॉप्ट करके आपने इनकी इंग्लिश बनानी है। अब ये आपने ज़रा गौर करनी है, इस पर पूरी तवज्जो आपने करनी है। मसलन पहला फिक्रा है जी, मैं स्कूल पहुंचूंगा तो बारिश हो रही होगी। तो इसके लिए जाहिर बात है कि जब की इंग्लिश वैन होती है, व्हेन आई रीच स्कूल। अब इसके अंदर पहला पोर्शन आपने तवज्जो से समझना है कि पहला पोर्शन इसका क्या है। अब इस पहले पोर्शन के अंदर अगर आप गौर करते हैं तो आई रीच स्कूल, इसका मतलब ये कि यहां पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बात आपने खुसूसन याद रखनी है कि जब इस तरह के फिक्रात आ जाते हैं कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो बारिश हो रही होगी, या जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं चाय पी रहा हूँगा, जब मैं तुम्हारे पास जाऊँगा तो तुम किताब लिख रहे होंगे, यानी इस तरह का कोई भी फिक्रा आपके सामने आ जाता है तो याद रखिएगा कि पहला पोर्शन आपने किसका लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जिस तरह मैंने इसके अंदर आप देखें कि व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचूंगा। अगर इसका दूसरी तरह तर्जमा किया जाए, मैं स्कूल पहुंचता हूं, बात वही है, मैं पहुंचूंगा या मैं स्कूल पहुंचता हूं। अगर इस पर गौर करते हैं तो ये दोनों के मीनिंग एक ही बनते हैं कि जब मैं स्कूल पहुंचता हूं
तो बारिश हो रही होगी, या मैं स्कूल पहुंचूंगा तो बारिश हो रही होगी। इंडेफिनिट टेंस के जो आप सिंपल फिक्रात बनाते रहे हैं उनका फार्मूला यहां पर आपने अप्लाई करना है कि व्हेन आई रीच स्कूल। उसके बाद अब सेकंड पोर्शन को आप देखते हैं, यहां पर कहते हैं कि इट विल बी रेनिंग। अब ये जो आपने सेकंड पोर्शन इसका लिखा है इस सेंटेंस का, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की है। इसके बाद अगले फिक्रा को पढ़ते हैं, मजीद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब तुम यहां पहुंचोगे तो मैं खाना खा रहा हूंगा। अब उसी तरह पहला पोर्शन है कि जब तुम यहां पहुंचोगे, इसकी इंग्लिश हमने पहले करनी है, जो कि मैंने ये इंग्लिश की हुई है, ये गौर करें जी। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि व्हेन यू कम हियर, कम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। When you come here, जब तुम यहां पहुंचते हो, या जब तुम यहां पहुंचोगे तो फिर क्या होगा, I shall be eating meal, मैं तब खाना खा रहा हूंगा। तो इसका मुहावरा तर्जमा फिर हमारे पास क्या बनेगा, When you come here I shall be eating meal, कि जब तुम यहां पहुंचोगे तो मैं खाना खा रहा हूंगा। ये दो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा। इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने आपको निशानियां बताई हैं, जो फिक्रात बताए हैं, अगर इन फिक्रात से रेलिवेंट कोई भी फिक्रा आ जाता है तो आपने ये जो मैंने रूल आपको बताया है, और इसके अलावा पिछले पॉइंट का जो रूल मैंने आपको बताया, आपने इन रूल्स को मद्देनजर रख के आपने इनकी इंग्लिश करनी है। और इंशाल्लाह ताला ग्रामेटिकली किसी तरह की भी इस पर कोई गलती नहीं होगी। आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप एग्जाम्स के अंदर कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आप जहां पर इंग्लिश के मुतल्लक जिसका तल्लक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ होगा, तो आप ये रूल अगर उनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हमने अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद वासिक रखता हूं कि आपको पिछले टेंसेस की तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।